गुड मॉर्निंग एवरीबडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर हम रिटायरमेंट वाला टॉपिक कर रहे हैं और जिसके अंदर ग्रेच्युटी हम कर चुके हैं अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 राइट। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो है पेंशन एंड कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। पेंशन एंड कम्यूटेड पेंशन का सेक्शन आपको पता ही होगा, मैंने याद भी करा था, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A राइट। इसके अंदर सबसे पहले आपको इसका मीनिंग क्लियर करना होगा कि पेंशन एंड कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन का मीनिंग क्या होता है। देखो, आपको जो पेंशन रिसीव होती है ना, वो चाहे किसी भी एम्प्लॉय को रिसीव हो रही है, वो अंडर द हेड सैलरी के अंदर आपकी टैक्सेबल होती है। लेकिन ये कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का मतलब क्या होता है? देखो, हमें ना पेंशन रिसीव होगी और जब हमें वो रिसीव हो रही है, हम रिसीव ही ना करें और हम उस अमाउंट को जो हमें रिसीव हो रही है उसको फर्दर आगे फॉरवर्ड करते जाएं। मीनिंग हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। या तो हम उसका मज़ा ले सकते थे, ठीक है, पेंशन को निकलवा कर मज़ा ले सकते थे, अपना जो मर्जी वो कंजप्शन वगैरह जो भी हमारा मन था वहाँ पर हम उसको खर्च कर सकते थे। लेकिन हमने क्या किया, उन चीज़ों को सेक्रीफाइस करके उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया और उसको यूज़ नहीं किया। तो अब वो वैल्यू जो वो पेंशन जो वो पैसा है वो क्या होता जाएगा, कम्यूट होता जाएगा। मीनिंग वो इकट्ठा होता जाएगा और वो एक लमसम अमाउंट मिल जाएगी। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो पेंशन कम्यूटेड पेंशन जो है वो किसको रिसीव हो रही है, वो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिसीव हो रही है या फिर किसी और एम्प्लॉय को रिसीव हो रही है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर जो कम्यूटेड पेंशन है वो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, किसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या फिर किसी लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉय को मिलती है तो वो सारी की सारी आपकी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स मानी जाएगी। मीनिंग उसके ऊपर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, एक पैसा भी आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आई बात? बट अदर एम्प्लॉय के केस में क्या होगा, उसके अंदर ना आपको दो चीज़ों को याद में रखना, मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा। इफ़ ही इज़ इन रिसीट ऑफ ग्रेच्युटी और फिर इफ़ ही इज़ नॉट इन रिसीट ऑफ ग्रेच्युटी, आगे जाके मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है। अगर वो ग्रेच्युटी रिसीव कर रहा है तो क्या होगा, कम्यूटेड वैल्यू का जो 1/3 है ना पेंशन, वो एग्जाम्प्ट मानी जाएगी और 2/3 पर आपका टैक्स लगेगा। बट अगर वो ग्रेच्युटी की अमाउंट रिसीव नहीं कर रहा है तो हाफ उसकी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स हो जाएगी और हाफ के ऊपर टैक्स लग जाएगा। एक बार देखो डायग्राम में, देखो इस डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर आपका पेंशन रिसीव हो रही है अनकम्यूटेड और मंथली पेंशन, मीनिंग कहने का मतलब है कि जैसे आपको पेंशन रिसीव हो रही है आप निकलवाते जा रहे हो और अपना खर्च करते जा रहे हो, तो यहाँ पर टैक्सेबल होगी ऑल एम्प्लॉयज़ के केस में, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे कैसा भी हो। समझ में आई बात? सेकंड, आपकी दूसरी साइड आती है आपकी कम्यूटेड पेंशन या फिर आप कह सकते हो लमसम। ध्यान दे लो, यहाँ पर ही आपका ध्यान बार बार इधर उधर हो रहा है ना, इधर उधर मत करके और यहाँ पर लेके आओ। क्या बोला मैंने, पेंशन अगर आपको अलग अलग मिल रही है तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बट अगर आप कम्यूट करा रहे हो, मीनिंग उसको जोड़ते हुए जा रहे हो, लमसम अमाउंट रिसीव करते हो, तो आपको मैंने बताया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में वो एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में दो केसेस सामने आ जाएंगे, इफ़ ही इज़ इन रिसीट ऑफ ग्रेच्युटी और इफ़ ही इज़ नॉट रिसीट ऑफ ग्रेच्युटी। या तो आपको ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है या आपको ग्रेच्युटी रिसीव नहीं हो रही। अगर आपको ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है तो आपका जो 1/3 पेंशन है वो आपकी एग्जाम्प्टेड है, बाकी 2/3 पर आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। बट अगर आपको ग्रेच्युटी भी रिसीव नहीं हो रही है और आपकी कम्यूट कराते जा रहे हो तो आपको 1/2 मतलब हाफ आपकी टैक्सेबल हो जाएगी, हाफ आपकी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स हो जाएगी। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा पेंशन वाले टॉपिक को, ठीक है। बट एक बात और याद रखो इसके अंदर, और वो ये है कि अगर आप LIC की हम बात करें, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ना एक बात याद रखो, जो आपकी अमाउंट थी, ठीक है, पेंशन की, वो आपने कम्यूट तो करा ली, अब आपने किसी फंड में जाकर उसको इन्वेस्ट कर दिया। समझ में आई बात? वो हो सकता है आपका LIC का कोई इंश्योरेंस वगैरह किसी भी तरीके का कोई फंड हो, अंडर पेंशन स्कीम के अंडर कोई भी फंड हो सकता है और उसमें आपने क्या करा, उसको वहाँ पर फंड में डिपॉजिट करा दी वो अमाउंट। तो जब वहाँ से कोई भी अमाउंट रिसीव होगी ना तो वो आपकी सारी की सारी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स मानी जाएगी, आपके ऊपर 1 रुपये का भी टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ तक क्लियर होगा? चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब थर्ड अपना आता है ऑन लीव सैलरी, जिसका सेक्शन था आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 10AA। ऑन लीव सैलरी नाम से क्या क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है? AA का फ़ायदा ले गए, है ना। एक तो आपको घर पे काम नहीं करना पड़ा, आपकी मम्मी काम करवाती है, आप घर पे रहते तो छुट्टी लेके, राइट, वहाँ से बच गए। सेकंड बात,
कि आप वहाँ पर गए जहाँ पर भी आप काम करते थे, चाहे आप कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं या कहीं पर भी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहाँ पर आप गए तो वहाँ से आपको एनकैशमेंट मतलब ऑन लीव मिली। ठीक है, जो लीव आपने मिल रखी थी वो आपने वहाँ पर जाके काम किया तो आपको वहाँ से पैसा मिला। तो देखो डबल ए का फ़ायदा आपको हो गया। तो सेक्शन तो आपको याद है, पर मेन बात ये है कि अर्न लीव सैलरी का मीनिंग क्या होता है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, और वो ये है कि हर साल आपको 30 डेज़ का लीव पीरियड मिलता है। ठीक है, आप वो लीव ले सकते हो। अगर आप वो लीव लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो लीव नहीं लेते हो, ठीक है, और उसके बदले में आप काम करते हो तो उसके बदले में आपको एक पेमेंट रिसीव होती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात ध्यान से सुनो, फिर भी मैं दोबारा से बता रही हूँ। अगर आप एनकैश करा लेते हो ड्यूरिंग द सैलरी, मीनिंग जब आपको महीने में सैलरी मिलती है उसी टाइम पर आप ये बोल देते हो देखो हमने पूरे साल में ये वो नहीं किया, मीनिंग हमने ना पैसा जो है हमने ये छुट्टियां नहीं ली, ये छुट्टियां अवेल नहीं की, तो उसके बदले में पैसा तो ठीक है, तो या तो आप एनकैश करा लेते हो ड्यूरिंग द सैलरी पीरियड, तो आपका सारा का सारा टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। बट इन केस अगर आप एनकैश कराते हो आफ्टर रिटायरमेंट तो आपको एक लमसम अमाउंट रिसीव होगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो वो सारा का सारा एग्जैम्प्टेड फ्रॉम टैक्स हो जाएगा, बट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केसेस में जो होगा वो मैं बताती हूँ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग टू। एक बार देखना, देखो ये डायग्राम देखो, इससे सारा क्लियर हो जाएगा। लीव एनकैशमेंट सैलरी है, अगर लीव एनकैश ड्यूरिंग सर्विस, अगर आप पैसा ले लेते हो अपनी सर्विसेज के दौरान, ठीक है, एनकैशमेंट ड्यूरिंग सर्विस, जब आप सर्विस दे रहे हो ना उसी टाइम पर आप एनकैश करा लेते हो तो वो तो हो जाएगा टैक्सेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़ के केस में टैक्सेबल। बट अगर आप लीव्स एनकैश कराते हो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो एग्जाम्प्ट है। राइट हैंड साइड देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आपको 4 केसेस गिवन हैं और उनमें से जो कम होगा वो आपका एग्जैम्प्टेड है, बाकी आपकी अमाउंट रिमेनिंग टैक्सेबल है। समझ में आई बात? देखो कितना आसान है, ध्यान से देखो। एवरेज मंथली सैलरी आप क्या निकालोगे? एवरेज मंथली सैलरी मतलब एवरेज करोगे, ठीक है, मंथली सैलरी निकाल लोगे ना, 12 से डिवाइड करके मंथली सैलरी निकल जाएगी। इनटू में करोगे एनुअल लीव एंटाइटलमेंट नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, मतलब 30 दिन से ज़्यादा तो आप छुट्टियां ले नहीं सकते हो, तो 30 दिन ज़्यादा मैक्सिमम हो सकते हैं कि आपने अवेल ना की हो छुट्टी, राइट। इनटू में करोगे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज मतलब कितने साल आपने सर्विस दी है, माइनस करोगे लीव्स एक्चुअली अवेल ड्यूरिंग सर्विस। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने छुट्टियां अवेल की हो तो वो माइनस कर दोगे, डिवाइड बाय 30, एक अमाउंट निकल जाएगी। सेकंड होगा 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, यहाँ पर मैक्सिमम आप 10 मंथ की सैलरी ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 10 मंथ सैलरी। रिटायरमेंट के पहले के 10 मंथ की सैलरी आप लोगे और उस सैलरी में आप इनकी इंक्लूड होगी बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ठीक है। सेकंड ये निकल गया। थर्ड निकलेगा आपका 3 लाख रुपीज़ और फोर्थ निकलेगा लीव सैलरी एक्चुअली जो आपको रिसीव हो रही है। समझ में आई बात? मीनिंग ये 4 अमाउंट आपके सामने होंगी, इन चारों में से जो सबसे कम होगी वो आपकी एग्जैम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। उसके बाद अब देखो, मान लीजिए आपकी जो लीव्स, जो डी वाला पॉइंट है लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव, ये 10 लाख रुपए है, ठीक है, और सी पॉइंट 3 लाख है, तो इसका मतलब 10 लाख रुपए में से 3 लाख तो आपकी एग्जैम्प्टेड हो जाएगी और 7 लाख के ऊपर आपका टैक्स लग जाएगा। बहुत नॉर्मल सी बात है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अर्न लीव सैलरी का मीनिंग क्या है, ठीक है, क्लियर है? ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, जो आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 10B के अंदर आता है। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, इसका मीनिंग पता है क्या होता है? देखो कई बार आपका एम्प्लॉई आपको किसी कारणवश आपको बाहर निकाल देता, आपकी मतलब जो भी आप एग्जिस्टिंग सर्विस कर दे रहे थे वहाँ से आपको ये बोल देता नहीं आप कल से मत आना, ठीक है। तो इसमें आपकी वॉलंटरी रिटायर नहीं हो रहे हो, आपको निकाला जा रहा है, तो उसके बदले में देखो कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा, वो देगा, आप नहीं उनको दोगे, आपका एम्प्लॉयर आपको देगा, क्योंकि आपको सर्विस से वो अपनी मर्ज़ी से निकाल रहा है।
समझ में आई बात। तो यहाँ पर वो जो आपको अमाउंट रिसीव होगी उसका कितना पार्ट टैक्सेबल होगा, कितना एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होगा। तो 3 कंडीशन हमेशा याद रखना, 3 में से एक लिस्ट वाला जो है वो आपका एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होगा। एक तो वो अमाउंट जो कैलकुलेट की जाएगी इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 25 एफबी ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी है 5 लाख, और एक एक्चुअल में जो अमाउंट रिसीव होगी कंपनसेशन की, ठीक है, विच एवर इज लेस आपकी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं तब समझ में आएगा ये क्या है। देखो ये क्या कह रहा है, मिस्टर राकेश इज एम्प्लॉयड एज अ क्लर्क इन द टेक्सटाइल मिल एट अमृतसर since 1st October 2005. He is getting 12,000 per month as a salary and 2,400 per month as a dearness allowance. Since 1st Jan 2015, his service was terminated on account of retrenchment of employees on 1st July 2018, and he was paid 1,92,000 as a compensation. Compute his exempted amount of compensation for the assessment year 2019 to 20. तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे अमाउंट हमें एक्चुअल में रिसीव कितनी हुई, कितनी रिसीव हुई 1,92,000। एक तो ये हो गया, ठीक है। एक आप कितनी मैक्सिमम ले सकते, मतलब कितना जो वो था ना, वो ये बोल रखा था कि एक मैंने अभी अभी बताया था कि जिसका 5 लाख था वो था कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कितना किया होता 5 लाख। 2 अमाउंट तो हमारी निकल गई, एक तो एक्चुअल में रिसीव 1,92,000 और एक हमने बोल रखा है कि कितनी 5 लाख है। उसके बाद बस एक अमाउंट निकालनी रहती है, वो कैसे निकालेंगे देखो, उसमें क्या था 15 डेज ऑफ एवरेज पे करना होगा हमें, क्या मैंने पहले नहीं बताया, पर आप देखो एवरेज 15 डेज ऑफ एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और अ पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। 1 अक्टूबर 2005 से वो लगा, ठीक है, और 1 जुलाई 2018 को वो रिटायर हो गया, मतलब रिटायर नहीं हुआ, उसको वॉलंटरली नहीं, उसको रिट्रेंच कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप मंथ निकालते हो तो यूँ देखो 1 अक्टूबर 2005 को लेकर 1 अक्टूबर 2018 तक जाके हमारे 13 ईयर्स कंप्लीट होते हैं। लेकिन ये कुछ ही महीनों की बात थी, तो आप लगा लो जुलाई अगस्त सितंबर 3 ही महीने की कमी थी, तो अगर 6 महीने से ज़्यादा होता तो उसको भी कंप्लीट ईयर लेते हैं। इस वजह से यहाँ पर 13 ईयर्स कंप्लीट माना गया है, ठीक है। और सैलरी में इंक्लूड था आपका सैलरी और डीएनएस अलाउंस, जो कि है आपका 12,000 प्लस 2400, मतलब कि 14,400। 14,400 गुना 13 डिवाइडेड बाय उसका एवरेज करना है, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 93,600 आ गया। तो इन तीनों अमाउंट में से आपका 93,600 आपका लिस्ट है, इसको माइनस करोगे 1,92,000 में से, मीनिंग ये 93,600 ये तो आपकी एग्जाम्प्टेड है ये, और इसमें से ये माइनस कर दोगे, जो रह जाएगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आई बात बिल्कुल अच्छे से? मुझे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। अगर आपको क्लियर नहीं हुई तो पता है क्या करो, एक बार और दोबारा से देखो, अपने हाथ से निकाल के देखो, एकदम से क्लियर हो जाएगी, ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंपनसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अब तो आप वॉलंटरी अपनी मर्जी से रिटायर हो गए हो, अब क्या होने वाला है सेक्शन 10 सब सेक्शन 10C में, क्या मतलब आप कुछ रिसीव तो करोगे ना, ठीक है। तो उसमें आपको क्या एग्जाम्पशन मिलने वाली है वो हम डिस्कस करेंगे, जल्दी से देखो। एनी अमाउंट any payment received or receivable by an employee of a public sector company or any other company or a statutory authority or a local authority or a cooperative society or a university or an Indian institution of technology or any state government or the state or the central government or any institution having importance throughout India or in any state or states as the central government may notify in this behalf or any notified institute of management on voluntarily retirement or termination of services in accordance with any scheme of the voluntary retirement, or in case of public sector company a scheme of voluntary separation shall be exempt up to a specified limit। मतलब इन तीनों में से जो ये क्या कितनी है 4 चीज़ें दे रखे हैं, इन चारों में से जो लिस्ट होगा वो आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी, बाकी टैक्सेबल हो जाएगी। नंबर 1 कह रहा है द अमाउंट इक्विवेलेंट टू 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जितने उसने कंप्लीट किए हैं सर्विस के वो अमाउंट इक्विवेलेंट टू 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट
जो रिटायरमेंट के टाइम पे आपकी सैलरी थी मल्टीप्लाइड बाय द बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट और सुपरएनुएशन, और कितना समय बाकी बचा हुआ था इंटू में कर दो वो, ठीक है। और थर्ड नंबर पर अमाउंट एक्चुअली रिसीव, और फोर्थ नंबर पर मैक्सिमम स्टैट्यूटरी लिमिट 5 लाख। अब इनमें से जो कम होगी वो आपकी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स माना जाएगा। बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, आप निकाल सकते हो। बट मैं आपको नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या हो सकता है, आपसे ये लिमिट पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम गवर्नमेंट ने कितनी लिमिट बोल रखी है, तो याद रखना वॉलंटरली हो या फिर रिट्रेंचमेंट हो, यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट आपकी 5 लाख है। तो मे भी इतना डीपली ना पूछे, तो मोस्टली अगर कभी पूछेंगे तो यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कि 5 लाख जो है इसकी मैक्सिमम लिमिट है अभी आज की, ठीक है। चलो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है अमाउंट रिसीव फ्रॉम, ये प्रोविडेंट फंड आना था, फंड लिख दिया मैंने, ठीक है। और प्रोविडेंट फंड मैंने अभी सैलरी वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया था, तो इसको वहीं से करो कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर एग्जाम्प्ट होता है आपका लमसम अमाउंट, एक बार वहाँ से फटाफट इसको अच्छे से क्लियर करो। एंड आज हमारा रिटायरमेंट वाला चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम शुरू, ठीक है। इसी तरीके से हम धीरे धीरे कर जाएंगे अपना पूरा का पूरा। और फिर मैं वही बता रही हूँ, अगर आपको 2 वीडियो चाहिए किसकी, अगर आपको 2 वीडियो किसी दूसरे सब्जेक्ट की चाहिए तो उससे पहले आप 1000 सब्सक्राइबर करा दो कंप्लीट। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको फर्स्ट पेपर की या फिर जिस भी सब्जेक्ट के आप बोलोगे उसके अकॉर्डिंग टू मैं एक और वीडियो साथ में डालनी शुरू कर दूँगी। अब ये आपके हाथ में, आप फटाफट से आगे जाके शेयर करो, सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, एंड इसी तरीके से आप बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।